Good afternoon to all the one who are waiting for organic chemistry. Hello alkane, hello arene. Today we want to finish reactions of hello alkane. जैसे आपकी जर्नी बहुत दिनों से चल रही है और मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में स्पेशली बोला भी था कि 7 लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं सिर्फ काय के एक कैटेगरी के रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन में। हेलो अल्केन के जो रिएक्शंस हैं वो 3 तरह के हैं। उसमें से अपन ने कैटेगरी ए पिछली क्लास में ख़त्म की थी जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर अपन ने 7 वीडियोस बनाई थी क्योंकि ये बहुत बड़े थे। इसमें 2 वीडियो जैसे मैंने आपको मेंशन किया था रिएक्शंस की थी, फिर 2 मैकेनिज्म की थी, फिर एक उन मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चंस की थी, फिर 2 स्टीरियो केमिस्ट्री का था। इस तरह से 7 वीडियोस वी हैव फिनिश। बट आज अपना एम ये रखेंगे अपन के आज हेलो अल्केन के रिएक्शन खत्म कर दें। ए कैटेगरी हो गया है, बी और सी कैटेगरी आज चलेगी, जिसके अंदर बी आज पढ़ेंगे अपन एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें सब डिवीजन नहीं है, और सी पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल, उसमें 2 सब डिवीजन है। तो ये हमारा एम है। क्लास से पहले अगर हम एम बनाते हैं तो एम फिर अपन उसको पूरा करने के लिए अपन काम करते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी टुडे विद द बी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके लिए मैं आपको अपन एक बहुत बढ़िया पेन से लिखेंगे आज। उसका कलर बहुत प्यारा कलर लगता है मुझे, आपको मज़ा आएगा उससे। दिस इज बी, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आपने क्लास 10 में पढ़ी थी एक चीज़, अगर आपको याद हो, कि हमने बताया था कि एलिमिनेशन जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड वन। एडिशन का उल्टा होता है, एडिशन में अनसैचुरेटेड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड। एलिमिनेशन का जनरल बिल्कुल नाम है कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू अनसैचुरेटेड वन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन जो 10th क्लास की है वो पहले अपन लिख लेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे सिंपल डेफिनेशन, ये कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू अनसैचुरेटेड वन, ठीक है। तो ये हमारा एम है आज का कि हम एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कन्वर्ट करेंगे काय में, अनसैचुरेटेड वन में। नाउ रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये जो रिएक्शन है ये वाला रिएक्शन, दिस रिएक्शन आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे ताकि अपनी जर्नी जल्दी हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका मतलब बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। रिमेंबर माय डियर चिल्ड्रन दैट DE in chemistry is always stands for removal. So please keep in mind whenever you see DE, लास्ट भी पढ़ते थे 11 में अपन, DE mean removal. Now in this case हाइड्रो stands for हाइड्रोजन। आपका हाइड्रो यहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब है, और हेलो आप जानते ही हैं, हेलो यानी Cl Br या I भी हो सकता है। F थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन F के नहीं होते हैं तो F नहीं लिखा मैंने। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि आप हेलो अल्केन अरीन पढ़ना है तो यहाँ पर जो हमारा हेलो अल्केन है उसमें से हेलो एटम और हाइड्रोजन हट जाएगा और हमें अल्कीन मिल जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो अपन एक और मतलब सिंपल वे में एक चीज और लिख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आए। मीन्स कन्वर्जन ऑफ हेलो अल्केन इनटू अल्कीन। ये कंक्लूजन हमें समझ में आया। ये हमारा कंक्लूजन है जो हम रिएक्शन एलिमिनेशन पढ़ेंगे।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरा हेलो अल्केन है, उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ काय में, अल्कीन में। तो कन्वर्जन ऑफ हेलो अल्केन इनटू अल्कीन इज गिवन बाय द नेम डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। यहां तक समझ गए सब लोग? आई होप सब लोग समझ भी गए हैं, सबने लिख भी लिया है। तो आई होप कि आपने यहां तक बहुत अच्छी तरह कर लिया। अब अपन एक चीज आपको समझाना चाह रही हूं मैं, वो आप ध्यान से देखेंगे मेरे साथ। क्या चीज मैं आपको बताना चाह रही हूं? यहाँ पर मैं एक जनरल कंपाउंड ले रही हूँ, मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है उसके, ऐसी सिंपल सी एक चीज ले रही हूँ, जैसे सी है। ये मैं 4C ले रही हूँ ऐसा, और इन 4C से मैंने यहाँ सपोज Cl को जोड़ दिया। मतलब ये रिएक्शन पढ़ने के लिए कुछ चीज एक समझाना है, वो चीज अभी समझाई जा रही है कि क्या समझाना है। ये कार्बन की चेन है, इसमें हेलो एटम लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हर जगह ही हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ वाला हाइड्रोजन मैंने अलग से करके आपको बता दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो कार्बन Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसे कहते हैं अल्फा, ये अल्फा हो गया। उसका पड़ोसी कार्बन बीटा, उसका बाद वाला गामा, और उसके बाद वाला डेल्टा। उसके बाद वाले भी होते हैं बट इतनी जरूरत नहीं है, अभी तो अपन को अल्फा बीटा से ही काम है। तो ये बात आप समझ लें, लिख लें कि एक स्ट्रक्चर बनाया, जो कार्बन जस्ट एडजेसेंट है हेलो एटम से, जस्ट बिल्कुल उसके पास वाला, उसे अटैच है, उसे अल्फा कहते हैं। उसका पड़ोसी बीटा, उसका पड़ोसी गामा, और उसके बाद वाला डेल्टा। आर लाइक फुल एक्सप्लेनेशन विल बी विद अल्फा एंड बीटा। अब ध्यान से सुनेंगे, डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी? व्हेन हेलो एटम, लिखना नहीं अभी, समझो। व्हेन हेलो एटम इज रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम and hydrogen atom is removed from beta carbon atom, then alkene is formed. This is known as dehydrohalogenation reaction. मतलब ये ध्यान रखिए आप कि अल्फा में से हेलो हटेगा और बीटा में से हाइड्रोजन हटेगा। अच्छा, पहले पढ़ते थे जब जैसे मैंने पढ़ा था ये चीज, तो मेरे टाइम मैंने पढ़ा था, अपनी किताब में लिखा था अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि अल्फा से हेलो हट रहा है और बीटा से हाइड्रोजन, तो इसका नाम पढ़ाया जाता था अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बट प्लीज रिमेंबर, अभी जो लेटेस्ट केमिस्ट्री है, इवन एनसीईआरटी, इवन एनी रिफ्रेशर, उसमें सिर्फ लिखा है बीटा एलिमिनेशन। मतलब उन्होंने कंसिडर करा है सिर्फ हाइड्रोजन एटम, जहां से हाइड्रोजन एटम निकल रहा है उसी एलिमिनेशन का नाम उसी से दिया जा रहा है। तो इस पर अपन मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे और परेशान भी नहीं होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भी चीज थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है कि क्यों चेंज हो गई है ना, इसमें अपन टेंशन नहीं लेंगे। तो अब अपन लिखेंगे न्यू लाइन से, ये आपने बना लिया होगा। अब आप लिखें न्यू लाइन से एक स्टार लगाएं और उस स्टार में अपन लिखेंगे व्हेन हेलो एटम इज eliminated, when halo atom is eliminated from alpha carbon atom, है ना, halo atom is eliminated from alpha carbon atom and hydrogen atom from beta carbon atom, then alkene is formed। तो हमारी क्या बनता है, हमारा अल्कीन बनता है। जब हेलो एटम निकलता है अल्फा कार्बन से, इसको अपन अंडरलाइन भी कर लेते हैं, हेलो एटम को अंडरलाइन कर सकते हैं आप, अल्फा कार्बन एटम को अंडरलाइन, और हाइड्रोजन एटम को अंडरलाइन, और बीटा कार्बन एटम एंड अल्कीन। ये सब मेन पॉइंट्स हैं कि व्हेन हेलो एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, then alkene is formed. This is known as dehydrohalogenation reaction, इसे कहा जाता है dehydrohalogenation reaction, इसे कहा जाता है। So it is known as dehydrohalogenation reaction. Okay, अंडरलाइन कर दें। Also it is known as बीटा, ऐसा बीटा एलिमिनेशन, और उसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, एंड प्लीज अंडरलाइन बीटा एलिमिनेशन।
तो ये आपने समझ गए होंगे जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। यकीनन बहुत डेप्थ में पढ़ाई हो रही है और बहुत अच्छी तरह समझाया जा रहा है, तो हर बच्चे को समझ में आ रहा है जो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। एक दफा और फिर मैं फटाफट 2 मिनट में हैव अ लुक। एलिमिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट किया जाता है अनसैचुरेटेड वन में। जैसे कि रिएक्शन का नाम है अपने केस में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब हटाना, हाइड्रो का हाइड्रोजन, हेलो का अपन जानते हैं क्लोरोब्रोमो आयोडो। तो यानी हेलो अल्केन को कन्वर्ट कर रहे हैं अपन अल्कीन में। हेलो एटम मेरा अल्फा कार्बन से निकल रहा है और हाइड्रोजन एटम मेरा बीटा कार्बन से निकल रहा है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। सपोज वील बी टेकिंग अ रिएक्शन है। हम एक रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पर हमारा रिएक्शन है CH3 डैश CH2 डैश Cl। ठीक है, अब मैं फोकस करूंगी एक बहुत ही स्पेशल चीज पे जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। एरो पे मैं क्या लगा रही हूँ, जो मैं एरो पे लगा रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिएजेंट है जिसकी वजह से बैठे बैठे मतलब हेलो अल्केन बैठे बैठे अल्फा कार्बन से हेलो और बीटा से हाइड्रोजन नहीं हटाएगा जब तक कि कोई उसको रिएजेंट नहीं मिलेगा जो ये काम करवाएगा उसको। तो अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH दिमाग में बिठा लो, 2 दफा 3 दफा याद रखो। अल्कोहलिक KOH इज द रिएजेंट फॉर एलिमिनेशन। अल्कोहलिक KOH इज द रिएजेंट फॉर एलिमिनेशन। अभी मैं समझाऊंगी वो डिटेल में। अल्कोहलिक KOH का मतलब KOH प्लस इथेनॉल। अल्कोहल नॉर्मल, इथेनॉल होता है, तो KOH प्लस इथेनॉल इज नॉन एज अल्कोहलिक KOH। जब हम ये करेंगे तो अल्फा से हेलो हटा, बीटा से हाइड्रोजन हटा। ठीक है, तो अब क्या मिला मुझे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा इथीन हो गया, आपका दिख रहा है आपको। इसके अंदर आपने ये जो KOH का K है ये Cl के साथ चला जाएगा, तो ये KCl बनेगा प्लस KOH का जो OH है और जो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन निकला है वो दोनों मिलके हमें दे देंगे H2O। तो आपको इथीन मिला और KCl एंड वाटर एज द बाई प्रोडक्ट एंड इथीन इज योर मेजर प्रोडक्ट। अब मैं इसको और समझा देती हूँ जरा सा, और शॉर्ट में अच्छी तरह समझा देती हूँ। जैसे आपका ये है, मान के चलो ये आपके 3 हाइड्रोजन है, ये आपके 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर आपका CHCl। ठीक है बेटा, एक्चुअली यहाँ पर मैकेनिज्म एलिमिनेशन के अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाह रही हूँ कि एलिमिनेशन में होता क्या है। पहले ये Cl हटता है, जब ये Cl हटेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, है ना, अंदर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, अंदर हमारे कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पर ये C, क्योंकि इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 3, यानी एक बॉन्ड कम है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। कहीं पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को अच्छा नहीं माना जाता, इनस्टेबिलिटी का कारण माना जाता है। तो फौरन क्या होएगा, इस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, कोई सा भी, ये आपका बीटा कार्बन दिख रहा है आपको, इसमें से 3 बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसमें से कोई सा भी हाइड्रोजन हट जाएगा, लेकिन कैसे हटेगा ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह। वो ऐसे हटेगा, ये उसका बॉन्ड है, जैसे वो अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा और खुद निकल जाएगा किसके फॉर्म में बेटा, प्रोटॉन के फॉर्म में। तो जब वो अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा तब इस कार्बन पे 2H, इस कार्बन पे 2H, इसलिए आपका ये इथीन बना और आपका H पॉजिटिव निकल गया प्रोटॉन के फॉर्म में। मतलब किस फॉर्म में निकल रहा है, वो प्रोटॉन के फॉर्म में, ये हमारा प्रोटॉन होता है। और फिर वो प्रोटॉन OH नेगेटिव KOH के साथ मिलके पानी बना रहा है, जैसे आपने देखा, और K और Cl आपने अभी देखा। मतलब ये अंदर का रिएक्शन जो NCERT में नहीं है वो मैं समझाना चाह रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे SN1 का अंदर मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है, ऐसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इसके आगे काम आएगी ये चीज हमें, इसलिए हम देखेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, वहां एलिमिनेशन अच्छा होगा। तो आई होप कि आप जल्दी से, आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ 1 मिनट के अंदर आप जल्दी से लिख लें जो मैंने आपको लिखवाया है, बहुत जल्दी आप ये कर लें ताकि अपन फिर आगे बढ़ें और अपन ये बताएं कि अल्कोहलिक KOH क्यों इसको कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई इट इज गिवन द नेम बीटा एलिमिनेशन, तो वो भी एक लाइन लिख लेते हैं अपन, यहां लिखेंगे अपन, इट इज नॉन as beta elimination. It is known as beta elimination as the hydrogen atom
as the hydrogen atom has to be removed from बीटा कार्बन एटम। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसे? इट इज नॉन एज बीटा एलिमिनेशन। वाई? बिकॉज द हाइड्रोजन एटम हैज टू बी रिमूव फ्रॉम वेयर? फ्रॉम बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम निकाला जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन। सो आई होप के आपको यहाँ तक पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी अभी तक जो मैंने समझाया। अब मैं नेक्स्ट चीज बता रही हूँ कि अल्कोहलिक KOH क्या होता है और क्यों वो एलिमिनेशन करता है। तो लेट अस राइट द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज इंपॉर्टेंट है, बुक में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन नहीं पढ़ें। अब ध्यान से देखेंगे, अल्कोहलिक KOH जो है बेटा, एक्चुअली वो क्या है? C2H5OH, जो कि मैंने आपको बताया कि अल्कोहल जब भी कहेगा तो इथेनॉल होगा, उसका रिएक्शन है KOH के साथ। जब ये दोनों मिलेंगे, तुमने पढ़ा था क्लास 10th में कि अल्कोहल में से H हटता है, अल्कोहल में से H हट सकता है, ये H हटेगा अल्कोहल में से और उसके बदले K आ जाएगा, तो C2H5OK प्लस वाटर। इसका नाम है पोटेशियम, K के लिए पोटेशियम, 2 कार्बन के लिए इथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिएजेंट अल्कोहलिक KOH? प्लीज रिमेंबर, अगेन आई विल रिपीट, our reagent is alcoholic KOH, that is alcohol plus KOH. alcohol mean ethanol, we are taking ethanol plus KOH, तो इथेनॉल का H हटेगा, KOH में से OH हटेगा, दोनों मिलके पानी बनाएंगे और मेरे पास बनेगा पोटेशियम इथोक्साइड। अपन अल्कोहलिक NOH भी ले सकते हैं, बट KOH ज्यादा अच्छा बेस होता है, तो पोटेशियम इथोक्साइड ले लिया। अब ये पोटेशियम इथोक्साइड की क्या स्पेशल फीचर है, मतलब क्या इसमें ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये इलिमिनेशन कर रहा है? तो अपन लिखेंगे पोटेशियम इथोक्साइड ये एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम इथोक्साइड या अल्कोक्साइड जो भी होते हैं, मेटल अल्कोक्साइड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो पोटेशियम इथोक्साइड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या करता है तुम सब जानते हो, कोई भी बेस दुनिया में प्रोटॉन को खींचता है, तो पोटेशियम इथोक्साइड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। उसका रीजन भी है, ये जो है ना, ये इस वक्त एसिड का काम कर रहा है। देखो ध्यान से, इथेनॉल या अपन अल्कोहल फिनॉल के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी से मैं जरा सा बता रही हूँ ये क्यों एसिड का काम कर रहा है अल्कोहल, बिकॉज इट गिव्स प्रोटॉन। तो अल्कोहल जो है वीक एसिड है, सबको पता है भाई, अल्कोहल कोई स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी है, अल्कोहल एक वीक एसिड है क्योंकि ये H दे रहा है इस रिएक्शन में। अल्कोहल बेस का काम भी करता है, OH भी देता है अल्कोहल, बट यहाँ पर मेरे इस रिएक्शन में अल्कोहल H दे रहा है, तो वो वीक एसिड है। और हमेशा याद रखना मेरी बात, जो क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, कोई भी वीक एसिड का जब प्रोटॉन देने के बाद जो बेस बचता है, कॉन्जुगेट बेस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो बिकॉज इथेनॉल इज अ वीक एसिड, इट्स कॉन्जुगेट बेस जो अल्कोक्साइड है, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो पोटेशियम इथोक्साइड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज it comes from a weak acid, because it comes from a weak acid. तो potassium ethoxide acts as a strong base because it comes from a weak acid and conjugate base, याद होगा ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी वाली, conjugate base of weak acids, conjugate base of weak acids are always strong bases, are always strong bases। ठीक है, सो अब समझ आया आपको रिएजेंट कितना स्पेसिफिक रिएजेंट है आपका, मतलब कितना केमिस्ट्री में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक अल्कोहलिक KOH, मतलब KOH को बस इथेनॉल में डाल दो तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा कि वो उठा के प्रोटॉन को निकाल लेगा बीटा कार्बन एटम से। तो पोटेशियम इथोक्साइड और सोडियम इथोक्साइड दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इट कम फ्रॉम अ वीक एसिड एंड conjugate base of weak acid are always strong bases, hence
hence it eliminate a proton from बीटा कार्बन एटम। ठीक है बेटा, सो ये आपका अल्कोहलिक KOH का फंक्शन है और ये आपको बहुत अच्छी तरह मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेप्थ है। अब एनसीईआरटी सब डेप्थ नहीं देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि अपन को पता नहीं हो जाए, अपन को 100% पता होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो ये हो गया। अब मैं आपको यहीं पर दोनों इक्वेशन लिख के बता रही हूँ ताकि दोनों में अपन कंपेरिजन कर लें। जैसे अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म किया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपन ने क्या यूज किया था, अगर याद करो, एक्वस KOH। एक रिएक्शन पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, जहां पर तुमने एक्वस KOH पढ़ा था। मैं सम अप करके वो रिएक्शन लिख रही हूँ दोनों तरफ से। जैसे मैं बीच में, आप भी चाहो तो लिख लो, बीच में अपन C2H5Cl ले रहे हैं। अगर लिखा नहीं है अभी तो ये मैंने ऊपर कर दिया ताकि लिख लें आप। तो C2H5Cl में अगर अपन एक्वस KOH डालना है, यानी KOH और पानी, और अगर अपन अल्कोहलिक KOH डालना है, तो जमीन और आसमान जैसा फर्क हो जाएगा। एक्वस KOH से Cl हटेगा और क्या लग जाएगा, OH, यानी मेरा अल्कोहल बन जाएगा। और रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही। और अगर मैंने यहां आ गई तो मेरा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी मेरा इथीन बन जाएगा। साथ में मेरा KCl बनेगा, साथ में मेरा वाटर बनेगा। बट जमीन आसमान का फर्क क्यों कहा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन मेरा हो जाएगा। तो अब आप ये पूरा देख लें, आपको दोनों मैंने पिछला और इधर का भी कंपेयर करके बताया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एक सिर्फ एक्वस और अल्कोहलिक से इतना फर्क आ रहा है। तो हरी अप, आई थिंक आप जल्दी जल्दी कर रहे होंगे, टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन एक और इसके अंदर चीज लेके आने वाले हैं। सो क्या कंक्लूजन निकला कि whenever alcoholic KOH is introduced into haloalkane, that halo is eliminated from alpha carbon, hydrogen is eliminated from beta carbon. The name of the reaction is beta elimination or dehydrohalogenation reaction, and alkene will be the major product. What is the function of alcoholic KOH? It is the reagent which is acting as a strong base, so it will eliminate proton from beta carbon atom. तो ये आपका पूरा हो गया। अब हम इसके आगे एक और एग्जांपल देंगे। अभी अपना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जो ये अपने स्टार्ट किया है, एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अब अपन अभी आगे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, वहां पर एक बहुत बहुत अच्छा रूल आने वाला है आपके पास, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तब आप एक काम करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे, साइड हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल। पहले अपन सब मिलकर डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल बहुत अच्छी देके अपन इसको समझाएंगे। तो सेटजेफ रिएक्शन में अपन लिख रहे हैं, इन, साथ साथ लिखते जाएं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी ये अभी समझाए थे, वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम और हेलो एटम हटता है। तो इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रीफर्ड अल्कीन, अल्कीन तो हमें पता चली गया कि अल्कीन बनता है। द प्रीफर्ड अल्कीन is the one which is more alkylated, which is more alkylated, inverted comma खत्म, full stop। तो again I'll repeat, in Setzef rule, in dehydrohalogenation reaction, ये dehydrohalogenation reaction, the preferred alkene is the one which is more alkylated, वो अल्कीन सबसे प्रीफर्ड है जो ज्यादा अल्काइलेटेड है। मतलब क्या हुआ, which is more alkylated, मीन, यहां लिख देते हैं अलग से, एक लाइन में अपन लिख लेते हैं, मीन्स अराउंड द डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, अराउंड द डबल बॉन्ड मोर अल्काइल ग्रुप्स
are attached. More alkyl groups are attached. तो मोर अल्काइलेटेड का मतलब ये है कि जहां भी डबल बॉन्ड के बाद पास जो कार्बन है उनके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप जिनमें है, जो से स्ट्रक्चर में अल्कीन के वो ज्यादा स्टेबल है, वो मेजर प्रोडक्ट मेरा बनेगा। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आती चीज, अपन एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत बढ़िया आपको समझ में सबको आने वाला है। तो अब अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-क्लोरोब्यूटेन लेता है अपन, 2-क्लोरोब्यूटेन प्लस अल्कोहलिक KOH है ना। हम क्या ले रहे हैं, 2-क्लोरोब्यूटेन को हम अल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे अपने पास क्या है यहाँ। हम पहले 2-क्लोरोब्यूटेन बनाएंगे। यहाँ पर सेकंड कार्बन पे मेरे पास Cl है और यहाँ मेरा CH3 है। 1 2 3 4 नंबर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो ये आपका 2 पे क्लोरो है, तो आपको मिला 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है बेटा। अब इसमें आपने एरो पे डाल दिया अल्कोहलिक AlC यानी अल्कोहलिक KOH। अब हम 2 मिनट रुक जाएंगे। हम मॉलिक्यूल जो हमें दिया गया है उसको हम बहुत बहुत अच्छी तरह देखेंगे पहले कि क्या उसके अंदर चीज है और क्या हमें कैसे इस क्वेश्चन को या इस एग्जाम्पल को उठाना है। मैंने ये कार्बन जिसपे हेलो एटम लगा है ना, ये वाला कार्बन, ये मेरा अल्फा कार्बन है। एग्री कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि उस पर हेलो एटम लगा है। पहले वाली एग्जाम्पल जो क्लोरो इथीन की थी उसमें एक ही बीटा कार्बन था, बट इस वाली एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो, एक बीटा आपके पास ये इसका पड़ोसी, अल्फा का पड़ोसी बीटा, अल्फा का पड़ोसी बीटा, और एक बीटा यहाँ भी, ये आपके पास 2 बीटा है। तो अब मेरे पास यकीनन अगर 2 बीटा कार्बन है तो एक दफा एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, दूसरी दफा दूसरे बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन हटेगा। मतलब मेरे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2। और आपको ये बात मैंने बहुत पहले बता चुकी हूँ कि कहीं पर भी केमिस्ट्री में या किसी भी जगह 2 प्रोडक्ट होते हैं तो एक प्रोडक्ट को ज्यादा मेजर होता है और दूसरा माइनर। मतलब कोई भी चीज जब 2 है, अगर 2 लोगों में कंपेयर कर रहे हैं तो यकीनन एक में कुछ अलग चीजें होंगी जो दूसरे में नहीं होंगी। तो एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर। तो अब मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं यहाँ वाले से हटाती हूँ हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा मेरा। तो मैंने लिखा CH3 CH2, देखो CH से मैंने हेलो हटा दिया और कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड मेरा यहाँ आएगा। तो इसका नाम है, अपन सब जानते हैं, ब्यूट-1-ईन है ना। प्लस क्या बन सकता है, प्लस हेलो तो वहीं से हटेगा अल्फा से, लेकिन बीटा कार्बन ये वाला है आपके पास, थर्ड कार्बन, अगर यहाँ से हट रहा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, मतलब आपको क्या मिला, ब्यूट-2-ईन। तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बन गए। व्हेनेवर यू ट्रीट हेलो अल्केन जो इस तरह का है जिसमें बीटा कार्बन एटम एक से ज्यादा है, तो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अल्कोहलिक KOH से आपके पास 2 products are formed, one is known as ब्यूट-1-ईन and the other one is known as ब्यूट-2-ईन। तो ये 2 प्रोडक्ट मेरे बन गए। अब जब ये मेरे पास 2 प्रोडक्ट बन गए तो अब यकीनन वन इज द मेजर एंड द अदर वन इज माइनर। तो मुझे पता होना चाहिए कि ब्यूट-1-ईन जो है मेरा ये माइनर प्रोडक्ट है मेरा, और जो ब्यूट-2-ईन है हमारा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अब ये क्यों है ये एनसीईआरटी ने नहीं बोला है, लेकिन सेटजेफ ने ये कहा है, इतनी बात बताई है, पूरी गहराई अंदर से नहीं बताई है, बट मोटा मोटा हिसाब से बताया है। ये देखो ध्यान से, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन, मैं ऐसे ऐसे हल्का सा डॉट लगा रही हूँ समझाने के लिए। ये डबल बॉन्ड के 2 कार्बन, इस कार्बन पे देखो कितने अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल CH3 और एक H, इसके पास भी एक H और एक अल्काइल, मतलब ब्यूट-2-ईन में टोटल मिला के 2 हाइड्रोजन और 2 अल्काइल है ना, सही। ये देखो आपके पास एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल CH3, इसके पास भी एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल, तो टोटल मिला के इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 अल्काइल ग्रुप है। अब आप यहाँ आ जाइए ब्यूट-1-ईन में, सिर्फ आपको देखना है डबल बॉन्ड वाले कार्बन, हर कहीं नहीं चले जाना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन देखना है। 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल 3 हाइड्रोजन है। और अल्काइल ग्रुप तो यहाँ कोई है नहीं, सिर्फ ये कि इथाइल है, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ क्या कहता है, वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट में वो अल्कीन होता है जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड के आसपास ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं, वो हमारा मेजर अल्कीन होता है, दैट इज आवर मेजर अल्कीन। सो आवर मेजर अल्कीन इज विच वन चिल्ड्रन, आवर मेजर अल्कीन इज द
one which is bute-2-ene. तो bute-2-ene is our major product. Okay, and bute-1-ene is our, जल्दी से आप लिख लें एक सेकंड के अंदर. Now, so I hope that आपने ये सब खत्म कर लिया होगा. और अब मैं आपको जो NCERT में नहीं लिखा है इसका, पर मैं आपको एक रीजन दे रही हूँ इसका कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे जनरल रीजन दे रही हूँ. देखिए, आपको मैंने बताया था अभी कि हेलो अल्केन का जब अल्कोहलिक KOH से होता है तो पहले देखो ये वाला चीज जो मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि हेलो निकलता है, पहले हेलो एटम निकलता है और हेलो एटम निकल के आपने देखा था यहाँ के कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है. ये आपने खुद देखा है कि हेलो एटम निकला और उसके बाद क्या बना बेटा, कार्बोकेटाइन. तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप जानते हो दो चीजों से गवर्न होती है. अपने पूरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस अगर याद नहीं है तो रिवाइज करो उन्हें. एक तो प्लस आई इफेक्ट से और एक हाइपर कॉन्जुगेशन से. याद आई बात? पॉजिटिव चार्ज के पास जो कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन है, उनसे, और प्लस आई ग्रुप से. तो अब आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पर ये समझ में आया है, अच्छी तरह देखें आप ध्यान से, कि आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है आपके, है ना. तो 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास. और यहाँ से अगर हेलो एटम निकल रहा है, जैसे ये वाला अल्फा कार्बन है ना, यह हेलो एटम में अल्फा के पास जो बीटा कार्बन है उनमें से हाइड्रोजन निकल रहा है. तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखोगे तो 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 5 अल्फा कार्बन इसके पास है. लेकिन इसमें मैं डिटेल इतनी नहीं चाह रही बताना अभी. क्यों नहीं बताना चाह रही? मैं डिटेल इसलिए नहीं बताना चाह रही इसकी, क्योंकि अगर आप डिटेल बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका मतलब बिला वजह डेप्थ में इतना नहीं जाओ. अभी बस ये समझो, इसके ऐसे समझ लो, इस डबल बॉन्ड के पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है. इस डबल बॉन्ड के पास यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसके पास 2 है अल्फा हाइड्रोजन. मतलब कैसे देखोगे, मैं तुम्हें समझा रही हूँ तरीका. ये तुम्हारा कार्बन एटम है, कार्बन एटम के पास वाला ये अल्फा, ठीक है. यहाँ ये अल्फा हो गया डबल बॉन्ड के पास वाला, और यहाँ ये अल्फा हो गया. अल्फा ये नहीं हुआ, सॉरी अल्फा नहीं हुआ ये तो अपना डबल बॉन्ड वाला कार्बन है. अल्फा हमारा कौन सा हुआ? अल्फा हमारा ये हुआ, सॉरी ये अल्फा हुआ और ये अल्फा. 3 यहाँ 3 यहाँ, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है. और यहाँ पर अगर देखोगे ये कार्बन अल्फा है, इसके पास कितने कार्बन हाइड्रोजन? 2. तो सिर्फ यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है. और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वित्ता ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वित्ता ही स्टेबल अल्कीन होएगा और उसे मेजर अल्कीन कहा जाएगा. सो दिस इज आर मेजर अल्कीन विच इज कंसिडर एज स्टेबल अल्कीन. तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी ये बात मेरी जो मैंने आपको समझाई है. ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा है. एंड अगर आ गया है तो ये सेट्जेफ रूल यही होता है. तो व्हाट इज सेट्जेफ रूल? सेट्जेफ रूल ये कहता है कि जब भी डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन होता है तो प्रीफर्ड अल्कीन वो होता है जिसके डबल बॉन्ड के आसपास ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं. द प्रीफर्ड अल्कीन इज दैट वन अराउंड द डबल बॉन्ड मोर अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड. और उसकी वजह भी हमने बता दी कि ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है क्योंकि अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है. तो दिस इज ऑल आई थिंक अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन. अगर आपको ये समझ में आ गया तो इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पूरा बी कैटेगरी एलिमिनेशन रिएक्शन की आपने अभी पढ़ी है, ठीक है. अब आप इसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे यहाँ थोड़ा सा. इसके बाद मैं एक टॉपिक यहाँ लिख रही हूँ. उस टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन. तो आप एक टॉपिक डालें, हेडिंग डालें अपनी कॉपी में. उस हेडिंग में लिखेंगे, स्टार लगाएं आप, और स्टार में लिखेंगे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन. ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? मतलब अपन दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं. बड़ा अच्छा टॉपिक है ये भी, बड़ा मतलब बड़ा अच्छा डेप्थ जाता है. ऐसा कॉम्पिटिटिव में बड़ा डेप्थ जाता है. अभी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अपन शॉर्ट में इसको देखेंगे. बाकी जो अलग से वीडियोस होंगी कॉम्पिटिटिव की उसमें अपन डिटेल में और बताएंगे इसके बारे में. तो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुमने अभी पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, और एलिमिनेशन जो तुम अभी पढ़ लो, इन दोनों में क्या मतलब, दोनों में क्या कंपटीशन है और ये कैसे हम उनको उठाएंगे. तो आप एक लाइन लिखते हैं अपन यहाँ पर. अपन लिखेंगे बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन जो है दोनों, ये बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कैन
can take place and they are in competition. They are in competition. दोनों में कंपटीशन होता है. ये कहता है मैं करूंगा, वो कहता है मैं आऊंगा, वो कहता है एलिमिनेशन करूंगा, वो कहता है कि नहीं हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. लेकिन वो काय पे डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स अपॉन, मतलब ये चीज, ये कुछ फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि एलिमिनेशन होएगा हमारा या हमारा सब्स्टिट्यूशन होएगा. ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे. तो उनमें से जो सबसे पहला फैक्टर है अपन वो लेंगे. फर्स्ट फैक्टर वी आर टेकिंग नाउ. फर्स्ट फैक्टर है आपका नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड. तो फर्स्ट फैक्टर आप लिखेंगे नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड. मैं आपको आधा मिनट दे रही हूँ ताकि आपने जो लिखा है वो पूरा कंप्लीट कर लें. जो आपका अगर कुछ छूट रहा है तो आप कंप्लीट कर लें उसे. तो क्या था हेडिंग? elimination versus substitution. Both elimination and substitution can take place and they are in competition. Depend upon what? First, nature of alkyl halide. अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात. नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. ध्यान से सुनना. अगर मेरा अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, ठीक है, अगर मेरा अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी. सब्स्टिट्यूशन में कौन सा होगा? SN2 तुमने पढ़ा था जिसमें 1 डिग्री ज्यादा प्रीफर करा जाता है. तो अगर मेरा अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस. इफ सब्स्टिट्यूशन देन SN2 विल टेक प्लेस एंड इफ द बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन एलिमिनेशन विल टेक प्लेस. तो अब इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? लिखिए आप. इफ द अल्काइल हैलाइड इज 1 डिग्री, इफ द alkyl halide, if the alkyl halide is 1 degree, then elimination and substitution can take place. Substitution में ब्रैकेट में लिखोगे SN2. Elimination and substitution can take place, but if the base is strong, if the base is strong, अगर बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है, then elimination takes place. ये सब्स्टिट्यूशन इसका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है. तो इफ द अल्काइल हैलाइड इज 1 डिग्री देन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस, बट इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर SN2 नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? हमारा एलिमिनेशन मतलब हो जाएगा, है ना. और अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो SN2 प्रीफर्ड हो जाएगा, ठीक है. ये हो गया. अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो अब आप बताइए, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो किस किस के बीच में कॉम्पिटिशन होगा? SN1 में और एलिमिनेशन में. तो कंटिन्यू विद द लाइन. अपन लाइन को कंटिन्यू करेंगे आगे. इफ द, स्टार लगा सकते हैं अपन ऐसा, इफ द अल्काइल हैलाइड, इफ द अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, देन SN1 यानी सब्स्टिट्यूशन हो गया, SN1 और एलिमिनेशन टेक्स प्लेस. SN1 और एलिमिनेशन टेक प्लेस. और यहाँ पर फिर वही, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन हो जाएगा, अगर नॉर्मल है तो SN1 हो जाएगा. और अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो उसके अंदर SN2 या एलिमिनेशन कुछ भी हो सकता है. 2 डिग्री में दोनों में से कुछ भी हो सकता है. 1 डिग्री में SN2 या एलिमिनेशन, 3 डिग्री में SN1 या एलिमिनेशन. और अगर 2 डिग्री को कहेगा भाई 2 डिग्री में क्या होगा, तो 2 डिग्री ज्यादातर SN2 की तरफ जाती है. तो फॉर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फॉर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अगर हमारा अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री है, देन SN2 एंड एलिमिनेशन, ठीक है. तो ये पहला फैक्टर था. अपन ने लिखा था कि कंपटीशन बिटवीन, या यहाँ यूं लिखा था एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन. एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पे बहुत डिपेंड करता है. अगर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो SN2 या एलिमिनेशन होएगा.
अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN1 या एलिमिनेशन होएगा, और अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो फिर भी SN2 और एलिमिनेशन होएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिर सेकंड पॉइंट होता है, उसके बारे में कुछ तब पढ़ना नहीं, बस पॉइंट का नाम लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये सिंपल है, अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग है तो जाके वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, और अगर बेस स्ट्रांग है उससे ज्यादा तो एलिमिनेशन कर जाएगा, तो इसमें कोई खास ऐसा था नहीं। थर्ड आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भी आप सब समझते हैं अच्छी तरह। क्या मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस? मतलब बल्की ग्रुप्स की वजह से रुकावट। अगर बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स लगे हैं तो यकीनन चाहेगा मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो जाए, बल्की ग्रुप हट के एलिमिनेशन हो जाए, या फिर अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो SN2 की तरफ चला जाएगा। तो ये सारा, ये मतलब आपने पढ़ा कंपटीशन वर्सेस मतलब बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन। ठीक है, इस तरह से अपन ने ये बी कैटेगरी आज जो पढ़ना थी पूरी खत्म कर दी है। अब अपन के पास रिएक्शन विद मेटल्स है, बट क्योंकि वो बहुत काफ़ी है, अभी वो कम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अपन उसको आगे वाली क्लास में अपन लेंगे, और आगे वाली क्लास जो नेक्स्ट क्लास अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन कह पाएंगे कि हमने रिएक्शन विद मेटल्स कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही अच्छी तरह हमने कंप्लीट उसे करा है। तो अब आपका जर्नी यहाँ पर खत्म हुई है। बी कैटेगरी मतलब रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन में ए कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत लेंदी था, बी कैटेगरी एलिमिनेशन हो गया, और सी कैटेगरी जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में वो होगा रिएक्शन विद मेटल्स। और ये खत्म करके फिर हमारे पास रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन आएंगे, फिर हम बहुत अच्छे अच्छे एक अपन लेक्चर लेंगे जिसमें अपन सारे चैलेंजिंग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो टिल दैट टाइम you should remain healthy. I wish all of you to be safe, healthy, and don't forget to subscribe the channel and to like the video and share your knowledge with many of your friends. So till that time I am telling you that you have to take care of yourself, and all the best. Goodbye.